हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उत्तराखंड ग्रुप सी के जो एग्ज़ाम होते हैं यूके ट्रिपल एस सी PYQ चैप्टर वाइज जो सीरीज होती है उसको हम लेकर आए हैं। इसमें जो है सबसे पहला जो है हम शुरू करते हैं सामान्य हिंदी। उसमें जो पहला टॉपिक है भाषा एवं हिंदी भाषा, भाषा के प्रकार, हिंदी भाषा का विकास, कार्यालयीय भाषा, हिंदी की बोलियाँ, उत्तराखंड प्रदेश की प्रमुख बोलियाँ कुमाऊनी, गढ़वाली, जौनसारी। तो इस वाले टॉपिक से जो यूके ट्रिपल एस सी ने प्रश्न पूछे हैं वो हम चैप्टर वाइज इसमें डिस्कस करेंगे। तो ये हमारी आज सीरीज का पहला वीडियो है, तो इसको आप कंटिन्यू देखते रहें। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो ज़रूर करें, और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, आछरी को मतलब होंद। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब जो है आछरी शब्द का मतलब होता है कृष्ण की गोपियों की आत्मा या अप्सरा। यह शब्द ब्रजभाषा का है और इसका प्रयोग कृष्ण की गोपियों के संदर्भ में किया जाता है। तो गोपियाँ कृष्ण की अनन्य भक्त थीं और उनसे अटूट प्रेम करती थी। उन्होंने अप्सराओं के समान सुंदर और दिव्य माना जाता है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो बी ऑप्शन हो जाएगा, कृष्ण को गोपियों की आत्मा या अप्सरा। तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से गढ़वाली लोक गायक कौन नहीं हैं? तो इसमें जो है आयोग ने आंसर दिया है, इसका डी आंसर दिया है, गजेंद्र रावत। ये भी हाल ही के प्रश्न है जो जूनियर असिस्टेंट एग्ज़ाम में आए हुए हैं 19 जनवरी 2025 को। तो इसको देख लेते हैं। गजेंद्र रावत जो है गढ़वाली लोक गायक नहीं हैं। गढ़वाली लोक गायकों में जीत सिंह नेगी, जगदीश बकरोला, किशन सिंह पवार प्रमुख नाम हैं। ये गढ़वाली संस्कृति, लोक गीतों और पारंपरिक धुनों को लोकप्रिय बनाने के लिए जाने जाते हैं। तो ये जो बाकी तीन हैं वो गढ़वाली लोक गायक हैं, लेकिन इस पर विवाद है। देखते हैं इसका फाइनली आंसर की में आयोग क्या आंसर देता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें देख लेते हैं। अधिसूचना को हमेशा अन्य पुरुष में लिखा जाता है, सही है। कार्यालय आदेश हमेशा उत्तम पुरुष एक वचन में जारी किए जाते हैं। परिपत्र अन्य पुरुष में लिखा जाना चाहिए, परिपत्र अन्य पुरुष में नहीं लिखा जाना चाहिए। तो इन दोनों में से ही एक आंसर होना चाहिए था। तो अगर आपको पता होगा तो ये लिखा जाता है अन्य पुरुष शैली में, जबकि अन्य पुरुष में डी ऑप्शन जो है नहीं लिखा जाता, ये वाला गलत हो जाएगा। अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। परिपत्र वह प्रपत्र होता है जो अपने अधीन कार्यालय या अन्य किसी कार्यालय को सूचना, निर्देश, आदेश अथवा अनुदेश देने के लिए तैयार किया जाता है। परिपत्र जो है सरकारी पत्र या कोई कार्यालय जो होता है कार्यालय पत्र, उसको जब हम सभी विभागों को एक साथ भेजते हैं तो वो परिपत्र का रूप ले लेता है। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? पहला ऑप्शन है हमारा, जिठाड़ का अर्थ है देवरानी, पुराण का अर्थ है बहुरानी, ढाटी का अर्थ है अविवाहित स्त्री और झड़ नाती का अर्थ है पोते का पुत्र। तो इसमें जो है पहला ऑप्शन गलत है। तो जिठाड़ का जो अर्थ होता है वो होता है जेठानी होता है, ना कि देवरानी। बाकी हमारे जो है तीनों ऑप्शन सही हैं। बुराड़ का अर्थ बहुरानी होता है और ढाटी का अर्थ होता है विवाहित स्त्री और झड़ नाती का अर्थ है पोते का पुत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित साहित्यकारों को जन्म तिथि के अनुसार सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और जयशंकर प्रसाद जो है इन्हें जन्म तिथि के अनुसार सही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इनके जन्म देख लेते हैं। सबसे जो पहले वो जयशंकर प्रसाद 30 जनवरी 1889, फिर उसके बाद सूर्यकांत त्रिपाठी निराला 21 फरवरी 1899, सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म हुआ 20 मई 1900 और महादेवी वर्मा जी का जन्म हुआ है 26 मार्च 1907। तो अगर आपको आगे के सन भी याद होते तो ये आप आंसर कर सकते थे। इसमें सी ऑप्शन हमारा सही है, तो हमारा ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अब देख लेते हैं इसमें, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रा पंत जी जो है छायावाद के स्तंभ माने जाते हैं। जौनसारी भाषा में मेहमान को क्या कहा जाता है? तो जौनसारी भाषा में मेहमान को जो कहा जाता है वो कहा जाता है पावड़ा। पावड़ा जो है जौनसारी भाषा में मेहमान को कहा जाता है। अन्य विकल्प क्या हैं? तो वो है पाहुन। गढ़वाली और कुमाऊनी भाषा में मेहमान को कहा जाता है पाहुन, जबकि पाहुना जो है वो भोजपुरी और अवधी में मेहमान को कहा जाता है। और पोड़ा जो है वो बुंदेली और मालवी बोली में प्रयुक्त होता है। तो यहाँ से जो है क्वेश्चन रिपीट आपको 100% मिलेंगे। आप इसको तैयार करके जाएं। ये जो सीरीज़ है हमारी इसको कंटिन्यू देखें तो आपको यहाँ से प्रश्न एग्जाम में ज़रूर रिपीट होंगे,
क्योंकि इसी प्रकार से जो है आयोग इसी पैटर्न पे जो है प्रश्न एग्जाम में पूछ रहा है। इस प्रश्न में 2 कथन दिए हैं, इन दोनों कथनों का सम्यक परीक्षण करके सही उत्तर का चयन करना है। पहला कथन है गले का हार होना, कथन 2 है मंडू पोखिल आफी देखिल। तो इसमें क्या है कि दोनों कथन का सम्यक परीक्षण करने पर कथन 1 जो है वो हिंदी भाषा का है, जबकि कथन 2 क्या है वो कुमाऊनी भाषा का है, मुहावरा है, जिसका अर्थ है गले का हार होना मतलब हिंदी का मुहावरा है जिसका अर्थ है बहुत प्रिय, अत्यधिक स्नेह का पात्र होना। जबकि दूसरा है मंडू पोखिल आफी देखिल, कुमाऊनी मुहावरा है और जिसका भावार्थ है किसी प्रिय वस्तु को अपने पास रखना। तो दोनों मुहावरों के अर्थ ये हो गए। इसका सही ऑप्शन हमारा सी आंसर है, जिसमें दोनों कथनों का सम्यक परीक्षण करने पर हमें पता चलता है कि हिंदी भाषा का जो है पहला मुहावरा है और दूसरा जो है वो कुमाऊनी भाषा का है। अगला प्रश्न है हमारा, कुमाऊनी बाचिक परंपरा में लोकोक्तियों और मुहावरों का महत्वपूर्ण स्थान है। ये मौखिक परंपराएं लगभग सभी भाषी क्षेत्रों में एकरूपता प्रदर्शित करती हैं। कुमाऊनी और अन्य समाजों में ये परंपराएं बराबर रूप से प्रचलित हैं। कथन को पढ़कर सही उत्तर का चयन करना है। कुमाऊनी कहावतों में लाक्षणिकता है, अन्य भाषा की कहावतों में नहीं है। कुमाऊनी में अन्य भाषाओं की कहावतों के नमूने पाए जाते हैं। अन्य भाषाओं की कहावतों में कुमाऊनी लोकोक्तियों के भाव निहित हैं। कुमाऊनी और गढ़वाली कहावतों में आपस में पर्याप्त भिन्नता है। तो सही उत्तर का हमें इसमें चयन करना है। तो इसमें सही उत्तर हमारा जो है वो है सी है कि अन्य भाषाओं की कहावतों में कुमाऊनी लोकोक्तियों के भाव निहित है। ये वाला ऑप्शन हमारा सही है। देख लेते हैं इसकी व्याख्या। कुमाऊनी बाचिक परंपरा में लोकोक्तियाँ और मुहावरे अन्य भाषाओं से प्रभावित हैं जो विभिन्न समाजों में समान रूप से प्रचलित है। इसका अर्थ है कि अन्य भाषाओं की कहावतों में भी कुमाऊनी लोकोक्तियों के भाव निहित हैं। मतलब कुमाऊनी जो भाषा है उससे अन्य भाषा प्रभावित हैं और जो कुमाऊनी भाषा है वो अन्य भाषाओं से प्रभावित है, जिससे स्पष्ट होता है कि इन कहावतों में आपसी समानता और आदान प्रदान होता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पत्रिकाएं कुमाऊनी भाषा में प्रकाशित की जाती हैं? तो पहरू, आदली कुसली, घराट, भैरू, ये 4 पत्रिकाएं हमारे सामने हैं। इसमें कुमाऊनी भाषा में जो है हमारी 1 और 2 जो है वो हमारी इसमें प्रचलित की जाती है कुमाऊनी भाषा में। पहरू और आदली कुसाली ये दोनों जो है कुमाऊनी भाषा में होती हैं। दिए गए विकल्पों में से पहरू और आदली जो हैं ये कुमाऊनी भाषा में प्रकाशित हैं, जबकि घराट या घट उत्तराखंड में एक पारंपरिक जल चलित चक्की है जिसका उपयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। यह चक्की नदियों या झरनों की पानी की शक्ति से चलती है और ग्रामीण जीवन का अभिन्न अंग है। तो ये जो घराट है ये चक्की पीसने जो है चक्की का काम करता है। घराट इसको चक्की कहा जाता है, चक्की अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त होती है। और जो हमारी आदली और कुसली और पहरू है ये कुमाऊनी पत्रिकाएं हैं। तो इसका बी आंसर सही है। अगला प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित सूची 1 व सूची 2 को सम्मिलित करते हुए दिए गए कुटों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें देखते हैं कि राजी, भोटिया, थारू, बोक्सा, सोका, कुरी, तोमर, बनरोत, तो इनको हमें आंसर मिलाने हैं। तो इसका आंसर मिलाते हैं हमारा राजी का बनरोत हो गया, ये जंगलों में निवास करने वाली जनजाति होती है। भोटिया की एक जनजाति सोका होती है, उसका एक उप जनजाति होती है ये। थारू का जो है इसमें जो वर्गों का समूह होता है उसे कुरी कहते हैं। बोक्सा इसका हो गया तोमर। तो ये जो है हम मिला देंगे इसको, तो इसका सही आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बाजूबंद प्रेम गीत होते हैं। दूसरा है छोपती स्त्री पुरुषों का सम्मिलित मंडलाकार नृत्य होता है। खुदेड़ गीत विवाह के अवसर पर दुल्हन की विदाई के समय गाए जाते हैं। मांगल गीतों का गायन जागरों के समय किया जाता है। तो ये 4 ऑप्शन है हमारे सामने, इसको देख लेते हैं। इसमें पूछा है कि कौन सा हमारा सही उत्तर है। तो इसमें सही उत्तर हमारा जो है पहला है, 1 और 2 सही है, जबकि 3 और 4 गलत है। तो देख लेते हैं, बाजूबंद जो है हमारा एक प्रेम गीत है, बिल्कुल सही है। यह उत्तराखंड में खेती के मौसम में गाए जाने वाला पारंपरिक गीत है। यह गीत मधुर छंदों और लयबंद ताल के माध्यम से उत्तराखंड के ग्रामीण जीवन में लचीलापन और समुदाय की भावना को मूर्त बनाते हैं। जबकि छोपती जो है स्त्री पुरुषों का सम्मिलित मंडलाकार नृत्य होता है। खुदेड़ गीत क्या है? तो खुदेड़ एक भावनात्मक लोकगीत है जो लालसा और अलगाव की भावनाओं को व्यक्त करता है तथा पुनर्मिलन की गहरी उम्मीदों को और भावनाओं को दर्शाता है। मांगल गीत क्या है? उत्तराखंड की जीवंत शादियों मंगल गीतों से जीवंत होती है, जो परिवार के दोनों पक्षों द्वारा गाए जाने वाले शुभ गीत हैं। अतः स्पष्ट है कि 1 और 2 सही है, जबकि 3 और 4 क्या है हमारे
गलत है। तो इसमें हम एक बार और देख लेते हैं कि 1 और 2 तो हमारे सही हैं, जबकि 3 और 4 क्या है, गलत हैं। तो बाजूबंद प्रेम गीत हो गया। छोपती जो है स्त्री पुरुषों का सम्मिलित मंडलाकार नृत्य हो गया। खुदेड़ गीत जो है ये दुल्हन की विदाई के समय नहीं गाया जाता। और मांगल गीत जो है ये जागरों के समय नहीं किया जाता। तो ये हमारे पहला और दूसरा सही है, तीसरा और चौथा हमारा ऑप्शन गलत है। अब जो है इसमें ये पूछा हुआ है कि निम्नलिखित सूची बन को सूची 2 से मिलाएं। तो इसमें कुछ गीत दिए गए हैं और ये गीत किसने गाए हैं उसका ये है। तो सिल्की बांध जो है इसको देख लेते हैं। सिल्की बांध जो है वो मंगलेश डबराल का, ओटुआ बेलेर नरेंद्र सिंह नेगी, मोहना तेरी मुरली प्रीतम भरतबाड़, 16 गौ की बात रुकमा साहब सिंह रमोला। तो इसी प्रकार से जो है जैसा पैटर्न आयोग ने बना रखा है उसी प्रकार से आप जैसे जो करंट में कुछ गीत चल रहे हो तो उसको आप ज़रूर अपनी नॉलेज में रखें, जिससे आने वाले एग्जाम में आपको फ़ायदा मिले। महात्मा गांधी किसको भारत की राजभाषा बनाना चाहते थे? तो बी ऑप्शन इसका सही है, हिंदी को वो अपनी भारत की राजभाषा बनाना चाहते थे। 1936 में गांधी जी ने कहा था कि अगर हिंदुस्तान को सचमुच आगे बढ़ाना है तो चाहे कोई माने या न माने राजभाषा तो हिंदी ही बन सकती है, क्योंकि जो स्थान हिंदी को प्राप्त है वह किसी और भाषा को नहीं मिल सकता। अगला प्रश्न है हमारा, कोरबी बोली के नामकरणकर्ता कौन है? तो सी ऑप्शन सही है हमारा, राहुल साकृत्यायन जो है कोरबी बोली के नामकरणकर्ता हैं। इसका आंसर सी है। कोरबी नाम हिंदी के प्रसिद्ध लेखन राहुल साकृत्यायन ने दिया था। साहित्यिक भाषा बनने के पश्चात इसका नाम जो है खड़ी बोली पड़ा। इसका जन्म सोर्स यानी अपभ्रंश से हुआ। तो जो कोरबी बोली है उसके नामकरण कौन थे? तो वो थे राहुल साकृत्यायन। और इसका जो है जन्म कहाँ से हुआ? वो हुआ सोर सैनी से। इनमें से कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया है। तो इसमें राजस्थानी जो है सही नहीं है, जबकि हिंदी, नेपाली, गुजराती जो है ये तीनों जो है इसमें 8वीं अनुसूची में हैं। अब इसको देख लेते हैं। 8वीं अनुसूची में जो है प्रारंभ में 14 भाषाएं थी, उसके बाद वर्तमान में 22 भाषाओं को जो है 8वीं अनुसूची में दर्जा दिया गया है, जिसमें 21वां संविधान संशोधन 1967 सिंधी जो है शामिल की गई। 71वां संविधान संशोधन कोंकणी, मणिपुर, नेपाली ये शामिल की गई। 92वां संविधान संशोधन 2003 बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली ये वाली जो है लैंग्वेज इसमें शामिल की गई। तो जो वर्तमान में जो है 22 भाषाएं हो गई। अब एक प्रश्न और यूके ट्रिपल ने यहीं से पूछा है कि स्वीकृत भाषाओं की संख्या कितनी है? तो वो है 22 भाषाएं हैं, ये व्याख्या हमने ऊपर कर दी। अब 22 भाषाएं कौन कौन सी है? तो इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं। इसमें जो है हमारी नेपाली, संस्कृत जो मेन भाषाएं हैं वो देख लेते हैं, कश्मीरी, गुजराती, और हमारी इसमें एक तो आपको इसमें अंग्रेजी नहीं मिलेगी, दूसरा इसमें राजस्थानी नहीं मिलेगी। तो कभी कभी ऑप्शन में आता है कि इसमें से कौन सी भाषा नहीं है। तो इसमें जैसे आपको अंग्रेजी नहीं दिखाई देगी और इसमें कहीं आपको राजस्थानी नहीं दिखाई देगी, तो यही ऑप्शन में होते हैं, तो वही आपको आंसर क्लिक करना है। अगला प्रश्न है, राजभाषा संबंधी संवैधानिक अनुच्छेद हैं, तो वो हैं हमारे 343 से 351 तक जो है संविधान में राजभाषा से संबंधित अनुच्छेदों का प्रावधान है। राजभाषा संबंधी संवैधानिक अनुच्छेद जो है संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक विदित हैं। संविधान के अनुच्छेद 343 के खंड 1 में हिंदी को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान की गई है, और जिसकी लिपि क्या है वो है देवनागरी। अगला प्रश्न है, राम भक्त कवियों के काव्य में कौन सी भाषा प्रयुक्त हुई है? तो जो राम भक्त कवि थे उनकी भाषा में अवधी और ब्रजभाषा दोनों भाषाओं का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? तो वो कहा गया है 343 के कै में जो है 343 के वन में कहा गया है कि भारत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है वो देवनागरी होगी। तो 343 वन के उसमें प्रावधान है, जबकि 343 दो में जो है कहा गया है कि प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक जो है संघ की और उन सभी शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए पहले प्रयोग किया जा रहा था। जौनसारी बोली निम्नलिखित में से किस वर्ग में आती है? तो जौनसारी बोली जो है वो पश्चिमी पहाड़ी के अंतर्गत आती है। जौनसारी भाषा उत्तराखंड राज्य में बोली जाने वाली सबसे बड़ी भाषा है। यह भारतीय आर्य भाषा परिवार की बोली है, जिसे ग्रियर्सन ने पश्चिमी पहाड़ी वर्ग में रखा। तो इसको आप इम्पोर्टेंट है याद रखें, कौन से वर्ग में? पश्चिमी पहाड़ी वर्ग में रखा। जौनसारी की भी कई
उपबोलियाँ मानी गई हैं, जैसे बाबरी और कंडवाड़ी। तो जैसे ये नए नए क्वेश्चन है, यहाँ से एग्जाम में जो है यूके ट्रिपल एस सी आने वाले एग्जाम में पूछ सकता है, तो इनको आप जो है नोट करते चलें। अगला प्रश्न है, राजभाषा आयोग का गठन कब हुआ? तो राजभाषा आयोग का गठन 7 जून 1955 ईस्वी को हुआ। वो जो है राजभाषा आयोग का गठन 7 जून को हुआ 1955 को। और जो इसका गठन किसके तहत हुआ? तो वो था आर्टिकल 344 के तहत जो है राष्ट्रपति द्वारा जो है इसका गठन किया गया था। मगही किस उपभाषा की बोली है? तो मगही जो है बिहारी के अंतर्गत आती है। बिहारी की जो है उपभाषा बोली है ये मगही। मगही मैथिली की उपभाषा है। हिंदी भाषा में कुल 5 उपभाषाएं हैं और कुल 18 बोलियां हैं। तो इसमें देख लेते हैं पूर्वी हिंदी में कौन कौन सी आती हैं। तो बघेली, छत्तीसगढ़ी, अवधी जो है पूर्वी हिंदी के अंतर्गत, ब्रजभाषा, कोरबी, बुंदेली, कन्नौजी, बांगरू या हरियाणवी जो है वो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। जबकि बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती है मैथिली, मगही, भोजपुरी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती है मालवी, मेवाती, मारवाड़ी, जयपुरी। और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है कुमाऊनी, गढ़वाली, दक्खनी हिंदी। अगला प्रश्न है 23, राजभाषा अधिनियम अस्तित्व में कब आया? तो ये आया है सन 1963 में। राजभाषा अधिनियम जो है अस्तित्व में आया था 14 सितंबर 1963 को ये लागू हुआ था। बघेली किस उपभाषा की बोली है? तो बघेली जो है पूर्वी हिंदी की है, ये अभी हमने बताया। बघेली पूर्वी हिंदी की बोली हो गई। जबकि हिंदी के 2 उपरूप माने जाते हैं, पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। अब अगला प्रश्न है हमारा 25, राजभाषा के प्रयोग का मुख्य क्षेत्र क्या है? तो विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका, इनमें सभी में जो है राजभाषा का प्रयोग किया जाता है। अनुच्छेद 343 में हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है और इसकी लिपि क्या होगी? वो होगी देवनागरी। ये 343 के वन में कहा गया है। खड़ी बोली जो है निम्नलिखित में से किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है हमारी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है खड़ी बोली। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न में 2 कथन दिए गए हैं, इन दोनों कथनों का सम्यक परीक्षण कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो हमारा जो है पहला प्रश्न है, पहला कथन है भाषा और बोली दोनों एक हैं। जबकि दूसरा कथन है बोली विकसित होकर भाषा बन जाती है। तो इसमें हमारा कौन सा कथन सही है देख लेते हैं। तो इसमें हमारा सी कथन सही है। कथन 1 गलत है क्योंकि भाषा और बोली एक नहीं है। बोली भाषा का ही एक रूप होती है, क्योंकि बोली विकसित होकर भाषा बन सकती है, क्योंकि बोली और भाषा दोनों अलग अलग हैं। लेकिन जब बोली का विकास हो जाता है तो यही भाषा बन जाती है। भारत में हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस जो मनाया जाता है वो 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में हिंदी दिवस 14 सितंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन 1949 में संविधान सभा ने हिंदी को भारत की राजभाषा के रूप में स्वीकार किया था। यह दिन हिंदी भाषा के महत्व के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। भारतवर्ष में, अगला प्रश्न है हमारा, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? तो राजभाषा के रूप में इसको स्वीकार किया गया है। भारतवर्ष के संविधान सभा ने 14 सितंबर सन 1949 को हिंदी को भारत की राजभाषा के वर्ग में स्वीकार किया गया। 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में व्यवस्था की गई है। इसलिए ही 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी अपभ्रंश के किस रूप में विकसित हुई है? तो इसका बी ऑप्शन है हमारा, शोर सैनी अपभ्रंश के रूप में जो है ये विकसित हुई है पश्चिमी हिंदी। अब इसमें देख लेते हैं, जो मध्यकालीन भारत की प्रमुख भाषाई शाखाओं में से एक थी, यह ब्रजभाषा, कोरबी, खड़ी बोली, बांगरू या हरियाणवी और पंजाबी जैसी भाषाओं का आधार बनी। शोर सैनी अपभ्रंश का मुख्य प्रभाव पश्चिमी भारत के साहित्य और संवादों में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। निम्नलिखित में से हिंदी वर्णमाला किसे, मतलब किस प्रकार से कहा गया है हिंदी वर्णमाला को? तो वो कहा गया है वर्ण समूह के, मतलब व्यवस्थित समूह को। इस प्रकार से आंसर आएगा। इसमें ऑप्शन में थोड़ा वैसे दे रखा है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को। अगर ये ऑप्शन में है तो आप इसको क्लिक करेंगे। वर्णों के व्यवस्थित समूह को जो है वर्णमाला कहा गया है। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 45 वर्ण, जिसमें 10 स्वर होते हैं और 35 व्यंजन हो गए। और लेखन के आधार पर जो है 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 13 स्वर और 35 व्यंजन प्लस 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। निम्न में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है हमारी? ऑप्शन है बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी, कुमाऊनी। तो इसमें से कौन सी हमारी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं होगी? तो हमारी कुमाऊनी जो है ये पहाड़ी के अंतर्गत आती है, ये पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं होगी। जबकि बुंदेली, ब्रज और कन्नौजी ये जो है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है।
और कुमाऊनी जो है वो पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत आती है। अगला प्रश्न है हमारा, भोजपुरी संबंधित है तो वो किससे है? बिहारी से संबंधित है। भोजपुरी, मगही, मैथिली जो है ये बिहारी के अंतर्गत आती हैं। भोजपुरी जो है उत्तर प्रदेश का पूर्वी और बिहार के पश्चिमी भाग में बोली जाती है, जबकि बिहारी उपभाषा से संबंधित है। पूर्वी हिंदी से संबंधित छत्तीसगढ़ी और पश्चिमी हिंदी से बांगरू बोली संबंधित है। हिंदी की कितनी उपभाषाएं मानी गई हैं? तो हिंदी की जो है 5 उपभाषाएं मानी गई हैं। हिंदी की 5 उपभाषाएं और 18 बोलियां मानी गई हैं, जैसे राजस्थानी, पूर्वी हिंदी, पहाड़ी, पश्चिमी हिंदी और बिहारी। अगला प्रश्न है, हिंदी को भारत की राजभाषा होने का गौरव कब प्राप्त हुआ? तो ये हुआ था 1950 में, 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को संविधान सभा ने एक मत से इसे राजभाषा दर्जा लेने को सहमति बना दी थी, जबकि 1950 में जो है इसका अनुच्छेद 343 वन के द्वारा हिंदी को देवनागरी लिपि के रूप में राजभाषा का दर्जा दे दिया गया। तो ये जो है 14 सितंबर को इसी उसमें जो है हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पूर्वी हिंदी की कौन सी बोलियां हैं? तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी जो हैं ये पूर्वी हिंदी में आती हैं, जबकि भोजपुरी, मगही, मैथिली ये बिहारी में हो गई, और जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाड़ी ये जो है राजस्थानी में आ जाती हैं। अगला प्रश्न है हमारा, आर्य भाषा परिवार में शामिल नहीं है? तो मंदारिन जो चीनी है ये वाली भाषा जो है आर्य भाषा परिवार में शामिल नहीं है। आर्य भाषा परिवार में वैदिक संस्कृत, फारसी, पहलवी और प्राकृत जैसी भाषाएं शामिल हैं, लेकिन मंदारी चीनी आर्य भाषा परिवार का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह चीनी तिब्बती भाषा परिवार की एक भाषा है। तो ये आज हमारा जो है पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। इसी प्रकार से आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो हम इसको सीरीज को कंटिन्यू रखेंगे। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और लिंक टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में दिया है, उसे ज़रूर ज्वाइन करें। धन्यवाद।